बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सीक्वेंस के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा एनालिसिस को और एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर परसेंटेज की बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास। अब पीछे हम बात कर चुके हैं कि एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों होता है? क्योंकि कार्बन से कंपेयर करके निकाला जाता है। फिर हमने उसके साथ एक बात की रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, कि हर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं हर एक की उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ अबंडेंस होती है जो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके निकाली जाती है। तो वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें, एक तो हर आइसोटोप का मास और दूसरा हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस, इनको यूज करते हुए हम एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं। मसलन हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका मास लिखा हुआ है। अब क्या वो किसी एक आइसोटोप का मास है? बिकॉज आप देखें कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन क्या पीरियोडिक टेबल में लिखा जाने वाला मास, कार्बन लिखा हुआ है, ऊपर 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो वो जो 12 है क्या उसके एक आइसोटोप का मास है? क्या उसका मतलब वो एक कार्बन 12 वाला आइसोटोप है, या क्या वो अपने सारे आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इस चीज़ को हमें यहाँ से भी क्लैरिफाई हो जाएंगे कि एक्चुअली पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा जाने वाला एलिमेंट, उसके साथ जो एटॉमिक मास लिखा होता है वो किसी एक आइसोटोप का मास नहीं होता, बल्कि उसके जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब का एवरेज एटॉमिक मास होता है। ये बात आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि एवरेज एटॉमिक मास है जो उसके अंदर लिखा होता है। इट्स मीन पीरियोडिक टेबल वाला जो एलिमेंट है वो न सिर्फ मास के लिहाज से अपने तमाम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि दूसरी बात जो हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, कि जो पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज किस लिहाज से किया जाता है? एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो हमें ये भी पता है कि किसी एलिमेंट का जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो दोनों चीज़ें यहाँ से वेरीफाई हो गई। एक तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए वो जो पीरियोडिक टेबल में लिखा जाने वाला एलिमेंट होगा, सपोज अगर हम इस तरह से थोड़ा सा उसको ऐसे लिखें, तो हमारे पास इस शेप का एक पीरियोडिक टेबल आया है। सपोज ये हमारे पास सपोज जो है वो पीरियोडिक टेबल है, उसमें इस तरह से 2 ये लाइनें अलग भी हैं। इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है एक ही पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, जबकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1 भी है, 2 भी है, हाइड्रोजन 3 भी है। इट्स मीन अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास लिखा हुआ है वो 1.008 है। वो इनमें से किसी एक आइसोटोप का मास नहीं है, बल्कि इन तमाम का एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, जो एवरेज एटॉमिक मास है, ये इसका निकाला जाएगा और वो यहाँ पे मेंशन होता है।
इसी तरह जिसके जितने भी आइसोटोप्स हैं, हर एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स को यूज करते हुए हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं और वो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन ना सिर्फ मास के लिहाज से अपने तमाम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी अपने तमाम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका भी 1 है। तो हाइड्रोजन तीनों जो है उनका एटॉमिक नंबर तो है 1 है, तीनों जो आइसोटोप्स हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो जो चीज़ डिफरेंट थी उसको लेके और इनकी रिलेटिव अबंडेंस को लेके हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास है क्या, इसका एक एग्जाम्पल 1 से ये इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन उसमें डायरेक्ट जो है वो एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दी गई। मैं चाहता हूं कि आप इसका फार्मूला जो है उसको देखें, फिर उस फार्मूला में हम तमाम एलिमेंट को जो आइसोटोप्स वगैरह या उनकी वैल्यूज होती हैं उनको पुट करके किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें एवरेज एटॉमिक मास ये किसके इक्वल होता है, याद रखें हम लिखते हैं जी मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, प्लस मास ऑफ, यहां से हम यहां पे आ जाते हैं दोबारा, ये आगे कंटिन्यू होना है, ये यहां पे मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसके बाद फिर प्लस डालेंगे। इसी तरह से अगर किसी का थर्ड आइसोटोप है तो वो लिखेंगे मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ थर्ड आइसोटोप। अगर किसी के 4 आइसोटोप्स हैं तो हम लिखेंगे मास ऑफ फोर्थ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ फोर्थ आइसोटोप। हर आइसोटोप का मास और उसकी परसेंटेज अबंडेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, और जितने भी आइसोटोप्स हैं सबको इस तरह से करने के बाद उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद हम इसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है नियॉन का, उस डाटा से हम स्टार्ट करते हैं। नियॉन 20, वो डाटा कहां पे है, पीछे जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक दिया हुआ है उसमें एक स्पेक्ट्रम एंड पे हासिल हुआ है, एक ग्राफ हासिल हुआ है, उसमें उनके आइसोटोप्स का मैस हमें पता चला और उनकी परसेंटेज अबंडेंस पता चली। तो उसमें हमें पता चला कि नियॉन 20 एक मैस वाला है जिसका मैस 20 है, नियॉन का आइसोटोप है और उसकी परसेंटेज है 9.92%। ये उसकी परसेंटेज अबंडेंस है। इसी तरह एक और इसका आइसोटोप है नियॉन 21, इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 0.26%। और एक और आइसोटोप है नियॉन 22, मतलब नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं 20, 21 एंड 22 एटॉमिक मास वाले। अब इसकी जो परसेंटेज है वो 8.82% है। अब हमें पता चल गया कि इनके मास कितने कितने हैं हर एक आइसोटोप का, और हर आइसोटोप की अबंडेंस भी हमें पता चल गई। इस डाटा को यूज करते हुए हम नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो वो निकालें जी, नियॉन का
एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा जी? पहले से शुरू करते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय पहला आइसोटोप का मास कितना है जी? 20 है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी अबंडेंस, अबंडेंस कितनी है? 90.92%। इसको ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद सेकंड पे चले जाते हैं। सेकंड है 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.26, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। थर्ड पे चले जाते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाय 8.82। तो ये हमारे पास तीन चूंकि इसके आइसोटोप्स हैं, तीनों का हमने मास और उनकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको 100 पे डिवाइड कर दिया। तो इसका आंसर जो आता है वो 20.179 आता है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में हीलियम के बाद नीचे जो है वो नियॉन आता है, उसका आप मास देखें तो ये 20.18 भी बाद दफा राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है, या 20.179 है। जो यहां पे मास लिखा होगा वो ये वाला होगा। पीरियोडिक टेबल में जो मास है वो ये वाला है। और आपने देखा कि ये मास हमने कैसे निकाला, उसके तीन आइसोटोप थे, तीनों को हमने यूज किया, तीनों आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस को हमने यूज किया और उसकी मदद से इसका ये मास निकला जो कि एवरेज एटॉमिक मास है, और वो ये है। अब याद रखें, जब किसी एलिमेंट का मास लिखा जाता है ना, तो हम कहते हैं जी कार्बन का 12 है जी, ऑक्सीजन का 16 है जी, ठीक है। इसी तरह नियोन का 20 है, मैग्नीशियम का 24 है। एक्चुअली वो जो हम मास ले रहे होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। अगर कोई एक आइसोटोप का मास होगा तो वो साथ लिखा जाएगा कि कार्बन 12 या कार्बन 13 या कार्बन 14, कि अगर एक ही आइसोटोप हम ले रहे हैं ना, सिर्फ कार्बन 13, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि कार्बन है, बल्कि हम कहेंगे कार्बन 13 है। या हम 14 ले रहे हैं तो हम कहेंगे जी कार्बन 14 है। लेकिन जब हम कहेंगे जी सिर्फ कार्बन है तो इसका मतलब फिर ये तीनों होंगे और उनका ये वाला जो अलग से उनका एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, और वही आगे कंसीडर होता है। ठीक है, ये था एवरेज एटॉमिक मास। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स का मास और उसकी परसेंटेज आपको बता दे और उसकी मदद से आपको जो है वो उसका एवरेज एटॉमिक मास पूछ ले। या एक्सरसाइज में इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपके पास एवरेज एटॉमिक मास दिया गया हो, आपको किसी एक आइसोटोप का पता लगाना हो, तो आप इसी फार्मूला को रीअरेंज करके आप मास भी मालूम कर सकते हैं, या मास और परसेंटेज दी हुई है तो आप एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालिसिस के हवाले से और फार्मूलाज के हवाले से थोड़ा सा हमने उसको देखना है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जो केमिस्ट्री है ना, ये एक्सपेरिमेंटल साइंस कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल साइंस मीन इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का उस सैंपल के अंदर, या उस जो हमें प्रोवाइड किया गया है कोई चीज़, उसमें हमने चेक करना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसके अंदर उनकी मिकदार क्या है, और फिर हमने उनकी अमाउंट भी बतानी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 लीटर जो है वो मिल्क आ जाता है और हमें कहा जाता है कि जी इसको चेक करें, इसको एनालाइज करें और इसमें बताएं जी फैट कितना है। तो सबसे पहले हम फैट को उसमें से निकालेंगे, फिर हम उसको वे करेंगे या उसको क्वांटिटी मेजर करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि ये इसके अंदर इतने ग्राम है,
या हम ये कहेंगे कि इस मिल्क के अंदर इतने % फैट है। हम मुख्तलिफ यूनिट्स यूज करते हैं उसको बताने के लिए, और जो भी सैंपल हमें प्रोवाइड किया जाएगा उसकी कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो मिकदार होती है वो बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स। और उन्हीं यूनिट्स में से एक यूनिट हम यूज करते हैं जी परसेंटेज। अक्सर आप जो है वो लिखा हुआ आता है, जैसे नेस्ले की बोतल आप लेके आए तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, अगर मिनरल वाटर है तो उसमें लिखा होता है जी सोडियम इतने % है, क्लोराइड जो है वो इतने % है। या हम जो है वो ड्रिप लगवाते हैं आमतौर पे नॉर्मल सलाइन, तो वो कहते हैं जी 5% सोल्यूशन है या 10% है। तो इट्स मीन एक्चुअली वो उस सोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि उसके अंदर वो चीज़ कितनी मिकदार में है और वो % यूनिट में बताई जाती है। मसलन आपके अगर मार्क्स भी हों, कोई 50 मार्क्स का पेपर है और आप उसके जो है वो उसमें से 25 ले लेते हैं, तो आप हालांकि पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है लेकिन % में आप बताएंगे तो आपने 25 आउट ऑफ 50 लिए हैं, तो अब आउट ऑफ 100 कितने हो जाएंगे 50। इट्स मीन वो जो मार्क्स की % है वो 50% होगी। तो हम यहाँ पे भी % यूनिट यूज करते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग, फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन और अमाउंट। ठीक है, कि उसके अंदर वो कितनी अमाउंट है, कितनी मिकदार है, उसके लिए हम % यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली जब हम कोई एनालिसिस करेंगे तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। कोई एनालिसिस करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी है, तो फिर हम वो कितनी जो चीज है उसको हम % में बताएंगे। तो एनालिसिस में हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम एनालाइज क्या करने जा रहे हैं। देखें, एनालिसिस 2 किस्म का होता है। हमारे सैंपल के लिहाज से हम इसको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जी कोई भी सैंपल हमें दिया गया, जैसे अभी मैंने दूध की बात की, तो उसमें फैट कितना है, मतलब एक ओवरऑल एक मिक्सचर, एक सोल्यूशन दिया गया है और उसके अंदर कोई एक कंपोनेंट पूछा गया। एक तो इस तरह का सैंपल हो सकता है। दूसरा ये होता है कि हमें कंपाउंड पूछ दिया जाए, मुझे वो कह देता है जी ग्लूकोज है, उसमें बताएं कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। इसके अंदर हमें सैंपल नहीं दिया गया, सिंपल उसका फार्मूला दिया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। चाहे सैंपल हमारा वो दूध की शक्ल में हो, चाहे सैंपल हमारा कंपाउंड की शक्ल में हो, सबसे पहले उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमने उनको सेपरेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए जो एनालिसिस यूज होता है उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं जी? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन क्वालिटी बताना, और क्वालिटी बताने के लिए हम उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पता लगाते हैं कि उसके अंदर है क्या क्या, क्योंकि जितनी ज्यादा उसके अंदर चीजों का हमें पता होगा, हमें उसकी क्वालिटी का पता होगा कि वो प्योर है या इम्प्योर है, उसमें 2 चीजें हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सारा का सारा इससे हमें पता चलेगा। अब मैंने 2 तरह के सैंपल बताए। एक तो सैंपल जैसे मिल्क है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, लेकिन यहां पे जो आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन है कि आपको एक कंपाउंड दिया जाए और उसके एलिमेंट्स इन कंपाउंड उनको आइडेंटिफाई करना। मसलन आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको नहीं पता, मैं पहले बता देता हूं, सपोज ग्लूकोज दे दिया जाता है, आपको नहीं पता वो ग्लूकोज है या कुछ और। आपको कहा जाता है जी उसके अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सपोज कार्बन या ग्लूकोज की ही बात करूं मैं, तो उसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, O6 है। इसके अंदर
कार्बन मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, इनकी मौजूदगी का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लियर होगी आपको बात। और दूसरा है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है किसी भी सैंपल के अंदर उसकी अमाउंट का पता लगाना। अब देखें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको अगर इसी सैंपल की बात करें तो आपको पता चलेगा जी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, ऑक्सीजन जो है वो 6 है। अब 6, 12, 6 है, ये जो नंबरिकल वैल्यूज आई हैं इनका पता लगाना, अमाउंट ऑफ द एलिमेंट पता लगाना, अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या क्वांटिटी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। अगर हम बुक के लिहाज से देखें तो बुक में यह बताया हुआ है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की अमाउंट का पता लगाना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब थोड़ा सा हमने इसको इस सेंस में देखना है, हमें इसकी यहां जरूरत पड़ती है कि जब हम सपोज क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हम इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनकी हम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट ग्राम में भी हो सकती है, अमाउंट परसेंटेज में भी हो सकती है, अमाउंट मोल में भी हो सकती है। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ मोल क्या होता है, ग्राम और परसेंटेज, इससे आप फेमिलियर हैं। अब थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बात कर लें। मैंने आपको बताया परसेंटेज जो है इससे दो तरह के क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज जो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और इससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। पहला, वैल्यूज गिवन हो या अमाउंट गिवन हो। वैल्यूज गिवन होने का मतलब क्या है? आपको कहा जाए कि जी सपोज 10 ग्राम कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें 2 ग्राम कोई चीज X है, 3 ग्राम कोई चीज Y है और 5 ग्राम जो है वो कोई चीज जो है वो Z है। अब कंपाउंड के कंपोनेंट्स उसने आइडेंटिफाई कर लिए, उसकी अमाउंट पता लगा ली, कंपाउंड कितना था वो पता लगा लिया, ये वैल्यूज, ये डाटा उसने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपने उसकी परसेंटेज बतानी, हर एक की। सपोज X की परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ X, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ Y और इसी तरह से परसेंटेज ऑफ Z। अब जब आप परसेंटेज निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल मैथ वाला फार्मूला, जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, बिल्कुल सेम परसेंटेज फार्मूला क्या है, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, मार्क्स के लिहाज से भी अगर आप देखें मल्टीप्लाइड बाय 100। मसलन आपके 60 में से 30 मार्क्स आए हैं तो आप 30 ऊपर लिखते हैं, 60 टोटल है नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, आंसर 50 आ जाता है। आप कहते हैं जी 50%। इसके अंदर भी ऐसा ही है, बड़ा सिंपल है कि वैल्यूज जो निकली हैं, जो ऑब्टेन्ड है वो भी दी गई हैं और जो टोटल है वो भी दिया गया है। तो इट्स मीन हर एक की परसेंटेज जो है वो आप इस फार्मूला के तहत निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला को फिर हम लिखेंगे कैसे? अगर हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर मैस ऑफ एलिमेंट जो हासिल हुआ है। मसलन X एक एलिमेंट था, उसका ये मैस निकला है,
नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर हो गया कि अब हमने क्या करना है जी, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए ये जो कंपोनेंट्स थे हर एक का मास ऊपर लिखते जाएंगे, टोटल मास नीचे लिखते जाएंगे। टोटल मास 10 ग्राम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हर एक की परसेंटेज आ जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक एग्जांपल 2 है जिसमें एक कंपाउंड के उसने डाटा दिया हुआ है कि एक कंपाउंड हो आपके पास, इसी में इसको मैं देखता हूं कि मास ऑफ कंपाउंड है जी 8.567 ग्राम। ये उस कंपाउंड का मास दिया गया है, इस कंपाउंड को एनालाइज किया गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया तो पता चला जी इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया तो पता चला कि इसके अंदर जो कार्बन है वो है, मास ऑफ कार्बन है 5.217 ग्राम है। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम्स, और इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन है 28 ये 0.9 ये 28 पॉइंट है, मास ऑफ ऑक्सीजन है 2.478। ये वैल्यूज ये आपकी बुक में दिए गई हैं, 478 ग्राम, वहां से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 2 है। अब देखें ये डाटा है, मास ऑफ कंपाउंड भी दिया गया, आप इसमें 8.567 ग्राम हर एक में लिखेंगे, नीचे ऊपर लिखेंगे आप कार्बन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ये लिखेंगे, हाइड्रोजन की निकालना चाहते हैं तो ये लिखेंगे, ऑक्सीजन की निकालना चाहते हैं तो ये लिखेंगे। मसलन मैं लिखता हूं जी परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, 5.217 ओवर 8.567 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी जो भी आती है। इसी तरह से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो 0.962 डिवाइडेड बाय 8.567 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज इसकी आ जाएगी हाइड्रोजन की। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो 2.478 डिवाइडेड बाय 8.567 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा इजी सा है, ठीक है, सिंपल फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं। ये वाला जो है एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है एक्सरसाइज का। वहां पे आप देख सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो उसकी वैल्यूज दी गई हैं, अमाउंट दी गई है, उसके अंदर से उस एलिमेंट्स की जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है, वो आप इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट जो है परसेंटेज का दूसरा मैंने आपको तरीका बताया। दूसरा क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जा सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है। आप अक्सर देखते हैं कि यूरिया की जो खाद की बोरी होती है, यूरिया फर्टिलाइजर, अक्सर हम खेतों से जो ताल्लुक रखते हैं ज़राअत से, उनको पता होगा यूरिया खाद हम लेके आते हैं, एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। उसकी बोरी के ऊपर बड़ा सा करके लिखा होता है 46.6%। इसका क्या मतलब है, क्या इंफॉर्मेशन ये देना चाह रहे हैं, इस नंबर का लिखने का क्या मतलब है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब पहली मैंने आपको बताई सिचुएशन क्या थी परसेंटेज फाइंड करने के लिए, कि जिसके अंदर वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यूज जो उस कंपोनेंट की है वो भी बताई गई हैं, और जो टोटल कंपाउंड का मास है वो भी दिया गया है। लेकिन बार दफा आपको वैल्यूज नहीं देता, वो क्वेश्चन पूछता है कि बताएं जी यूरिया के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी। ये नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है NH2 2CO।
ऐसे भी लिख सकते हैं या और तरह से भी लिखा जा सकता है। NH2 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक पहले एक बाद में। इसके अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है? अब इसमें वैल्यूज नहीं दी गई, क्या दिया गया है? फार्मूला। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि फार्मूला दिया गया हो, फार्मूला गिवन होता है। अब फार्मूला से भी आपने जो उसके अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं आप उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड की जाएगी, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जा सकती है, कार्बन की भी की जा सकती है, ऑक्सीजन की भी की जा सकती है। हर एक एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो इसके फार्मूला से निकाली जाती है। अब इसके फार्मूला से निकालने के लिए हमने आना इस पे ही है, हमने फार्मूला परसेंटेज वाला तकरीबन यही यूज करना है। लेकिन अब यहां पे चूंकि हमें वैल्यूज दी नहीं गई, सिर्फ फार्मूला दिया गया है, तो हम फार्मूला को 1 मोल कंसीडर कर लेते हैं। 1 मोल के आगे डिटेल बहुत ज्यादा आएगी, हम इसको ओवरऑल 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, 1 पैकेट कंसीडर कर लें कि ये 1 पैकेट है। और इस पैकेट का वजन क्या होगा? आप ये एटॉमिक मैथ से और मोलर मैथ से या मॉलिक्यूलर मैथ से फेमिलियर होंगे कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मैथ होता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कोई दूसरा कंपाउंड हो। तो ये एक कंपाउंड है, इसका कोई मैथ है। वो मैथ क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं ना, सबके मैथ का सम होता है। सबके मैस को, सबके एटॉमिक मैस को जमा किया जाता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि